हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। और साथ ही ये खुशखबरी के भारत और पाकिस्तान के दरमियान 10 दिन से जारी ट्विटर यानी सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर छिड़ी घमसान की जंग अब ख़त्म होने को है, क्योंकि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने उनके जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट हैं नासिर जंजुआ उनको फ़ोन किया है और कहा है कि भाई ये कम कर दें अब टेंशन, और दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है। और जो सारी पेशिंग गोइयाँ हो रही थी कि अभी टक टुक लगी रहेगी और चीज़ें आगे मज़ीद तलखी की तरफ जाएंगी, तो वो खासी कम होती नज़र आ रही है। मुझे लगता है वसत कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि उबाल आता है और उसके बाद झाग की तरह सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। पहली दफ़ा तो नहीं है, लेकिन इस दफ़े हमारे पास सोशल मीडिया और टॉक शोज़ ने हर एक ने अपने अपने हिस्से का उस पर तेल छिड़का, तो ये आग हमें लगी कि आगे को जाएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो यही है। और ये जो आग तेल छिड़कने वाली कहानी है, तो 99 में जब करगिल की वॉर है, जब से मीडिया आज़ाद होना शुरू हुआ है तब से ये है। मगर ये आपकी जो खुशफहमी है, मुझे नहीं पता किस बुनियाद पे है कि अगर अजीत डोवाल और जनरल नासिर जंजुआ के दरमियान कोई बातचीत हुआ है तो उससे मीडिया का बुखार भी नीचे आ जाएगा। मीडिया पे तो ये खबर एक बिजली बन के गिरी होगी। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत से चैनल्स ने इसको नीचे रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो हेडलाइंस हैं वो इश्तियाल अंगेजी की ही चल रही है। पाइपलाइन में जो इश्तियाल अंगेजी है वो खत्म होने में टाइम वो अपनी जगह। यार मैं तो कहता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। हाँ, एक चीज होती है कैथार्सिस, कि आप में इतना गुस्सा अपने कहीं ना कहीं निकालना है, तो आप अगर वहाँ टीवी स्क्रीन पर निकाल लें और आप सोशल मीडिया फेसबुक पे निकाल लें। कैथार्सिस नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसको बकवारसिस कहते हैं। आई विल गो विद दिस। लेकिन जो भी हो, आरसिस तो है ना यार। हाँ, तो जो निकला है तो अच्छी बात है ना यार। नहीं, लेकिन निकला देखो क्या, अगर यही कॉल उड़ी हमले से अगले रोज आ जाती नहीं, तो फिर क्यों हो सकता? कैसे नहीं, जिस तरह पठानकोट के बाद हुआ था ना यार, जब सब यही कह रहे थे सारे फाल से तुम ही खरीद लेगा तो हम शाम तक क्या बेचेगा। ये तो है। नहीं, मोदी ने अपने डोमेस्टिक लॉबी को असुएज करना था, उनको खुश भी करना था। अब वो बातें हो रही है ना कि नहीं 56 इंच चेस्ट नहीं है तो 100 इंच का चेस्ट है, तो ये भी जरूरी था। नहीं था, लेकिन कोई वहां पर अब पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई जनाब ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है आज। नहीं, अब मतलब मजेदार बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट बिल्कुल जगह चल रही थी, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। हमारी मीडिया उसको एक और तरीके से ले रहा है और इंडियन मीडिया उसको एक और तरीके से ले रहा है। तो एक दफा सुन लेते हैं कि उन्होंने बात क्या की है, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो NSA वाली बात है और जो थोड़ा सा जो क्लाइम डाउन हुआ है, मैं हालांकि इसको 100% नहीं कहूंगा कि अभी क्लाइम डाउन हुआ है, जो भी है। आई थिंक केजरीवाल साहब ने जो बातें की हैं उसका भी इस पर थोड़ी सी बेयरिंग है, तो एक दफा सुन लेते हैं कि बात क्या की थी। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। उस रिपोर्ट को देख के खून खौल उठा बुरी तरह से। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। ये चीज अब इससे पहले ना तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा किया आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बड़ी मजेदार पॉलिटिकल मूव किया है केजरीवाल साहब ने, क्योंकि अगर वो एकदम कहें कि जी आप हमें प्रूफ दें तो कहेंगे यार तुम तो देशद्रोही हो, तुम अपनी पाकिस्तान चले जाओ, यू आर नॉट सपोर्टिंग द नैरेटिव। तो उसने पहले कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार देखें ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, इसको काउंटर करने के लिए आप कुछ सबूत तो पेश करें। क्योंकि हुआ क्या है कि यहाँ पर जैसे अभी यही सुना रहे थे कि एक पूरी बस भर के फॉरेन जर्नलिस्ट को भेजा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जिसमें अभी CNN का जिक्र किया, उसमें सोफिया सैफी जो एक ज़माने में यहाँ पे डॉन न्यूज़ में काम करती थी, वेरी प्राउड ऑफ, उसकी एक रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में भी उन्होंने कहा कि हमने दर्जनों इंटरव्यूज़ किए हैं लोकल्स के, चम के, सहमानी ज़िले के एंड सो ऑन। वो कहते थे कि जी बिल्कुल फायरिंग इतनी हुई कि हम नींद से जाग गए, इतनी आवाज़ थी, लेकिन हमें
हमारे इल्म में नहीं है या हमारे किसी के जानने वाले ने को ये नहीं पता कि एक स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी तकरीबन इसी तरह की खबर रिपोर्ट की गई है। वहाँ पर एक मलिक रुस्तम साहब को कोट किया गया है कि जी बिल्कुल हम जाग गए, लेकिन इस तरह की LOC क्रॉसिंग की के बारे में हमें कुछ नहीं पता। BBC उर्दू पे भी, और फ्रांस 24 में इसाम अहमद ने भी एक रिपोर्ट की है जहां पर सरदार जावेद को कोट किया गया है जो एक कश्मीरी सहाफ़ी हैं, और उनका कहना है कि जी मेरी नज़र में तो ऐसी कोई मेरे सामने सबूत नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये हमारी फ़ौज की लाइन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक वहाँ से है, और यहाँ पर खबर बहुत जल्दी फैलती है। अगर ऐसा इस लेवल पर कुछ हुआ होता तो हमें पता लग गया होता, इसके आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि मे भी कोई वो ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने वो जो है अब बाढ़ लगी हुई है तो बाढ़ के नीचे से वो दरांती के साथ घास काट के और ले गए और सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोशिश हुई थी, बिल्कुल ठीक है, 4 जगह से जी, और उसके बाद हमारी मिलिट्री ने उसे टैकल किया। टैकल से मुराद यही है कि जवाब ही दिया, तो वो उसमें जो है ना कोई इंकर्जन नहीं हो पाई, जिसमें जो ज़ाहिर है अब वर्जन मेरा भी बेस कर रहा है ज़ाहिर है मिलिट्री सोर्सेज के ऊपर, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं और ऐसे भी हैं जिन पर मैं आंख बंद करके एतबार कर सकता हूँ कि एटलीस्ट वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ही बता देंगे अगर कोई ज़रा सा भी हुआ गेम कुछ ना कुछ हुई है। लेकिन इस दफ़ा तो मुझसे साहब कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, मगर मीडिया पे मुसलसल हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक स्क्रीन के ऊपर तो हो रही है। तो जो है हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है टाइम्स नाउ का, अरविंद गोस्वामी मेरे तो पसंदीदा एंकर है, पता नहीं सर आप इंस्पिरेशन है, लेकिन आप सीख तो लें, रोजाना कुछ ना कुछ देते हैं। अब जो है मसला है, उन्होंने बदतमीज़ तो खैर वो माशाल्लाह हैं ही, लेकिन कभी कभी मेहमान भी जो है उनकी बदतमीज़ी की ताब नहीं ला सकते। अभी एक कल परसों उन्होंने जनाब मेहमानों को बुलाया, 8 मेहमानों को कम से कम बुलाते हैं, उनमें एक टीवी फिल्म और थिएटर की एक्टर भी थी, मीता वशिष्ठ उनका नाम है, भारत में बड़ी जानी मानी है। मौजू ये था कि ये जो पाकिस्तानी स्टार्स को भारत से निकाला गया है क्या ये ठीक है या नहीं। अच्छा, जब उन्होंने ये इस मेहमानों में एक ऐसे साहब को भी बुलाया गया जिनका बेटा करगिल में मारा जा चुका था 99, ठीक है। तो मीटा से जब उन्होंने पूछा कि जी आप बताएं, आप तो इस शोबे की हैं, शो बिजनेस की हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने फिल्म और थिएटर की हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए ये नॉन इशू है कि फवाद खान रहता है या नहीं रहता, ये बॉलीवुड का मसला है। सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान कभी भी दोस्त नहीं रहे, तो इस वक्त ये शोर शराबा करने की और नाचने कूदने की क्या ज़रूरत है, इसमें व्हाट्स न्यू इन इट। फिर उसने कहा कि हमने 99 में करगिल जंग में डीमोनाइज किया पाकिस्तान को। अच्छा ठीक है, मान लिया कि पाकिस्तान एक बहुत बुरा मुल्क है। उसके बाद गौल के गौल पाकिस्तान के अदाकारों के, मौसीकारों के, टेक्नीशियंस के उतरने लगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम 99 की जंग भूल गए थे हैं? इस तरह की अब जब बात हुई तो जनाब अपने अरविंद गोस्वामी साहब वो तब गए, अर्नब गोस्वामी साहब, और उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे आदमी के बाप की मौजूदगी में तौहीन कर रही हैं उन शहीदों की जिन्होंने करगिल में जान दी है, और आपको कोई हक नहीं है और आप इस प्रोग्राम से दफ़ा हो जाएं। वो क्लिप मैं दिखा देता हूँ आपको। One second. Now, Meeta Vashish, for the last time, I'm telling you here today. Get me loud and clear. You are speaking over Colonel V.N. Thapar. I'm taking you off the show right now till you learn to talk with respect to an army officer whose father is a martyr. Thank you very much. Can I have her off the show, please? This is not the manners I appreciate. Meeta Vashish, you can leave. This is what Bollywood does. Yeah. This is what Bollywood does. This is what Bollywood. अच्छा, फिर उन्होंने बात, अच्छा इसने तो कभी वैसे डिसरिस्पेक्ट के साथ किसी से तो बात की नहीं, वो तो बहुत धीमे बोलता है, वो बता चुके। अच्छा, इसमें ये हुआ कि लोगों की कुछ समझ में नहीं आया कि किसने किसके साथ क्या किया ना। तो बाद में जो है मीटा ने एक ब्लॉग लिखा जिसमें ये डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा कि अपना जो आर्गूमेंट था वो ये है कि तुम लोग जो है जब ड्रामा निगार सफदर हाशमी को दिन दहाड़े दिल्ली की सड़क पे कत्ल होता देख लेते हो और कोई रिएक्शन नहीं देते, तो जाहिर है वो तो कोई
गद्दारी नहीं है, वो तो कोई देशद्रोहीपन नहीं है, या जब 84 में सिख हज़ारों की तादाद में दिल्ली में कत्ल होते हैं और हम मिडिल क्लासिए छुप के बैठे हुए होते हैं घरों में, तो क्या इसका मतलब है कि हम मिडिल क्लास वाले गद्दार थे? इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने एंड में एक लाइन की कि ये जो गोस्वामी साहब का शो ये जाहिर करता है कि हम इस वक्त देश में किस तरह के तंग नज़र घुटन ज़दा माहौल में जी रहे हैं। सर ये कुछ भी नहीं है। आपको याद है कि सलमान खान ने एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बयान दे दिया परसों, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिस्टों और दहशतगर्दों में फ़र्क होता है। तो उसके ऊपर जाहिर है सारे चढ़ गए उनके ऊपर और उन्होंने कहा जी RSS ने भी कहा सलमान खान को तकलीफ है, तो नाम भी सलमान खान है और बिल्कुल सलमान खान है। तो बहरहाल क्योंकि सलमान खान इस बात के लिए मशहूर हैं, वो खुली बात करते थे, बहरहाल उन पर चढ़ाई हुई। आज उनके जो वालिद साहब हैं सलीम खान, जिन्होंने शोले भी लिखी है, तो उनके अंदर का गब्बर जागा। उन्होंने कहा यार ये क्या भाई, मैं ये, तो उन्होंने ट्वीट्स किए एक सीरीज़ पे और उन्होंने इसी टाइम्स नाउ को लिताड़ा है। उन्होंने कहा कि जी टाइम्स नाउ की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब सईद लखवी और मसूद अज़हर जो हैं वो उनको रिप्लेस कर दिया गया है सलमान खान, महेश भट्ट और करण जौहर और येचुरी के साथ ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ टाइम्स नाउ। उन्होंने कहा कि भाई भारत की अलग है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ये जो है ना हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। और उन्होंने कहा कि भाई, और ये मुझे लग रहा है कि हमारे टॉक शोज़ के लिए भी है कि जनाब को थोड़ा सा आप वो सब्र करें। आप लोगों का काम लोगों को एंटरटेन करना है और ये नहीं है कि शाउटिंग और स्क्रीमिंग और आप तजलील करें ना। बस मैं यही बोलने वाला था। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा जनाब मिस्टर येचुरी जो बी केयरफुल, यानी एहतियात करें कि अगर आपने जरा सी भी अमन की बात की इस वक्त ना तो आप पे गद्दारी का लेवल लग जाएगा। जो है कम्युनिस्ट लीडर हैं जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी सी ब्रेक लेने उसके बाद ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी पिछले 48 घंटे में इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटी हैं। अच्छा, तो उनका भी एक जो है ब्रेक के बाद आप जरूर बात मारू घुटना फूटे। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इंडिया में क्या मीडिया पना हो रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं हो रहा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने तमाम इंडियन चैनल्स बंद करने का ऐलान किया है जब तक हालात अच्छे नहीं होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो ऐलान है वो पैमरा की जानिब से सामने आया। उन्होंने कहा साहब सीधी सीधी बात है, जितना पाकिस्तानी मवाद इंडिया में दिखाया जाएगा उतना ही हम पाकिस्तान में दिखाने की इजाज़त देंगे। गल ख़त्म। वो जो 10% वाला चक्कर था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ पैमरा के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान है इसमें 30 लाख के करीब DTH डिकोडर्स हैं जो इंडियन चैनल्स को नशर करते हैं। अब एजेंसियों का काम ये है कि एक तो इस रुझान को रोका जाए और दूसरे ये पता चलाया जाए कि इन डिकोडर्स की जो फीस या जो पैसे हैं वो किस ट्रेल के ज़रिए अल्टीमेटली उस डीलर को जाते हैं जो कि इंडियन है। चलो अपनी जगह ये है आगे। हालांकि ये एक इंतज़ामी बात है जो कि हुकूमत को करनी चाहिए, लेकिन पैमरा कर रहा है, कोई बात नहीं। एक और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि तीसरा कबूतर 2010, 2013 और नहीं 2013 और पिछले अब एक तीसरा कबूतर पकड़ा गया है पाकिस्तान का पठानकोट के एरिया में। और उसके साथ एक ख़त बंधा हुआ है जिसमें कहा गया है कि मोदी तुझे तो हम देख लेंगे, तू सोच। अब और उस कबूतर पे लिखा हुआ है, हिरासत में ले लिया है। उस कबूतर पे लिखा हुआ है इंडियन पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा। वो मेरे ख्याल में इस पे तो अच्छी पंजाबी फिल्म भी बन, पहला कबूतर मैं तेनू एस ले भेजांगा कि तेरे जसूसी कर सका, ते दूजा कबूतर मैं तेनू एस ले भेजांगा। अब ओवरऑल वही जो बात हो रही थी ना, इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव की बात हो रही थी ना, तो इस पे मैं हैरान इसलिए था क्योंकि जनरली वो मतलब पाकिस्तानी नैरेटिव को ज़्यादा फॉलो करते नहीं हैं। ये जो कबूतर वाली खबर है ना, अभी रशिया टुडे
जो रशिया का टीवी चैनल है उसकी बड़ी मज़ेदार उसकी कवरेज की हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी पिजन कॉट अंडर इंटेरोगेशन राइट ना, उसके बाद लिखा हुआ था सीरियसली सीरियसली यार, मुझे मतलब रियली यार समझ नहीं सकते पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। मुझे एक और खतरा भी है कि लता मंगेशकर का एक बड़ा मशहूर गाना है कबूतर जा जा जा, अब उस पे बैन लगेगा या नहीं? अच्छा सर, मतलब आई थिंक ये ठंडा था जोक वैसे। अच्छा जोक था, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव। अच्छा यार, एक आज एक एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जी हुई वही है। मैं बात कर रहे थे कि क्यों नहीं हुई अभी तक, अब हो गई है और इसके बारे में। लेकिन एक तो थोड़े से मुझे वो है कि यार लेट हो गई, जब डिप्लोमेसी हैज़ ऑलरेडी टेकन इट्स कोर्स। उसमें जो चीज़ें बताई गई वो ऑलरेडी उसमें से बेहतर जो हो गई हैं सारी पार्टीज में नहीं, सिवाय ज़ाहिर है पीटीआई के सरबराह इमरान खान नहीं आए और उनका ये क्या शाम महमूद आए कि नवाज शरीफ से हाथ मिलाना पड़ता, और नवाज शरीफ से हाथ मिलाना बहरहाल मसला कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक है। सही बात है। अच्छा, ये मेरी जाती राय है। ये भी कहा गया कि शेख रशीद को नहीं बुलाया गया, चाहे वो थोड़ी पार्टी के, हाँ थोड़ी गवर्नमेंट को थोड़ा सा आखिरकार जैसा भी है और जो भी वो बातें करता है नवाज शरीफ के बारे में, पार्टी है, सीट है, और बाकी भी तो आपने सिंगल सीट पार्टीज को बुलाया है, तो असूलन मैं ख्याल है बुला लेना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ एतराज़ है कि इस एपीसी में कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिससे आपको लगे कि कोई पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एफर्ट को होने जा रहा है। मतलब वो एक बेसिकली नहीं, एपीसी में तो तुम्हें नहीं पता लगेगा ना यार, एपीसी तो ऑप्टिक्स के लिए होती है ना यार, कि तो ऑप्टिक्स के लिए है, यही तो मैं कह रहा हूं। हम एक हैं, हाँ, उन्होंने हर चीज़ की मजम्मत की, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए मुत्तहिद हैं, बिल्कुल सही है। करारदाद में मासूम कश्मीरियों की मुसलसल हलाकत को इंसानी हकूक़ और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करके शदीद मजम्मत की गई, जो कि वज़ीर आज़म UN के जनरल सेक्रेटरी एजाज चौधरी ने ब्रीफिंग दी। कोई ऐसा वहाँ पे कंक्रीट कोई डिप्लोमेटिक जो है नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, एक मैं आज मैं आपको नहीं सर, देखिए अगर सारी पार्टीज बैठी ना कुछ तो डिप्लोमेटिकली कुछ ऑफेंसिव, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक मिसाल दे दूँ। अब से कुछ देर पहले एक साहब से मेरी बात हो रही थी, PMLN के MNA हैं मोहसिन रांझा साहब। अच्छा, आपको याद है कि हुकूमत ने अपनी सुपर डिप्लोमेसी लॉन्च करके कहा था 2-3 पार्लियामेंटेरियंस डिफरेंट ममालिक में जाएंगे मुख्तलिफ, और वहाँ जाकर कश्मीर कॉज उठाएंगे। अभी मोहसिन रांझा साहब जा रहे हैं तुर्की। अच्छा। और तुर्की के वजीर आज़म, जहाँ तक मुझे याद तो पहले से ही तुर्की के सदर जो है एर्दोआन, वो UN में जनरल असेंबली में ऑलरेडी मिलकर नवाज शरीफ साहब को यकीन दिला चुके हैं कि हम कश्मीर पे आपके साथ हैं। तो मैंने पूछा कि जनाब फिर क्यों जा रहे हैं आप ना? उन्होंने कहा जी वो नए तरीके से हम उठाएंगे। तो मतलब नए तरीके से क्या, ये कोई मुझे बताए ना। इस पे एक बहुत फहश लतीफ़ा है, लेकिन जाहिर है कि मैं यहाँ नहीं सुना सकता। हाँ, लेकिन APC में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। बताइए। पनामा लीक्स डिस्कस हुई है। हाँ, मतलब यही मैं वही कहना चाह रहा था ना, कश्मीर के मसले पे से बढ़ के थी ये। नहीं, वो भी चले अपना। मैं ख्याल शाह महमूद कुरैशी ने ये पॉइंट नहीं, शीरी मज़ारी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे उन्होंने मोहर लगा दी है, उन्होंने पनामा लीक्स का दिया और यूनाइटेड नेशन में जो नवाज शरीफ की तकरीर थी उसमें खामियों की निशानदही की। शीरी मज़ारी ये भूल गई कि उससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी उन्होंने don.com को बताया कि यार हर एक ने नवाज शरीफ की तकरीर की वहाँ तारीफ़ की, कमरे में खासी जामे तकरीर करार दिया और एक जनरल कंसेंसस यही। अच्छा, वैसे शरीन मज़ारी कह रही है कि ये सब डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसी शाह महमूद ने कोई बात नहीं की। अल्लाह जानता है किसने क्या कहा और किसको कहा और क्यों कहा। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग निकला APC में से। कुछ नहीं इंटरेस्टिंग। ये बहस आप करते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम आ गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं और लतीफ़ा भी सुनना है वसत साहब का। हम लतीफ़ा सुनते हैं, आप न्यूज़ अपडेट्स देखें एंड वी विल बी राइट बैक। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक दर्जे बल्कि कई दर्जे नीचे आ गई है, और एक छोटी सी बात से कि दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने बात कर ली। ज़रा अगर फ्लैशबैक में चले जाएं कि उड़ी हमले के फ़ौरन बाद DGMOs की बात हुई थी, और उसके बाद भारत ने एक के बाद एक थ्रेट दी। पहले कहा कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, फिर कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उस पर नज़रसानी कर लेंगे,
उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के जो है बरामदाग बुख्ती ले आए कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे, और हर बरामदाग बुख्ती को उन्होंने सियासी पनाह देने का भी ऐलान कर दिया और शहरियत देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो है फर्दर बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात आ गई 28 और 29 की दरमियानी शब। तो जहाँ तक इंडस वाटर की बात है तो उसमें जाहिर है देखिए इंडस वाटर उस वक्त भी बात की थी कि यार देखो जैसे करोगे वैसे ही भरोगे इवेंचुअली। चाइना ने भी काम शुरू किया है अपनी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, अब वो भी वहाँ पर मतलब वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है, लेकिन एक इशारा दे दिया है और एक प्रेसिडेंट इंडिया का सामने खुद ही आ गया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर सकते हैं तो बाकी आप लोगों के साथ भी ट्रीटीज वायलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन मुस्तकबिल में आपको एक कोल्ड पीस ही नजर आएगी। मेरी नजर में हीट्स अप भी होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा ख्याल है कि उरी के बाद जो रिएक्शन आपने देखा था इंडिया से, एक तो एक बिल्डअप नेशनलिज्म भी बहुत टाइम से बिल्डअप हो रही है इंडिया में, खासतौर पे इंडियन मिडिल क्लासेस में। दूसरी बात कि मोदी का जो पूरा प्लेटफॉर्म था, खासतौर पे जब वो ऑपोजिशन में थे, तो ये कि 24 घंटे वो मनमोहन सिंह को कह रहे होते थे कि आप कमजोर हैं, पाकिस्तान ये करता है और आप बिरयानियां भेजते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दो स्टेटमेंट्स कम बैक टू हॉन्ट यू। अच्छा, और दो चीजें और हुई, जरा आइसोलेट करने का कहा, जिसका मकसद जाहिर है कश्मीर से तवज्जो हटाना था, कुछ हद तक कामयाब भी हुए इनिशियली, जब जाहिर है सारी दुनिया इस पे लग गई कि दोनों के दरमियान टेंशन हो गई, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल एक पस मंज़र में चला गया और अभी तक पस मंज़र में ही है, उसके ऊपर ऐसी बातें नहीं। अब जो जाहिर है सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने क्वेश्चन करना शुरू किया है, तो अचानक फिर दोबारा से निगाहें आ रही कि अच्छा रूट कॉज क्या था, रूट कॉज कश्मीर है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, और दोबारा से स्टोरीज जो हैं आनी शुरू हो गई हैं। अब अच्छा देखें, अब इसमें ना यार पाकिस्तान के लिए कुछ मौके हैं इन माय ओपिनियन, ठीक है, कि एक तो पुट योर हाउस इन ऑर्डर, ठीक है, अगर वहां से प्रेशर आ रहा है इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ओपनली इंडिया डिक्लेरेशंस ऑफ सपोर्ट आ रही हैं, BLF के अल्लाह नजर के भी स्टेटमेंट आई है कि वी विल टेक एनी एड फ्रॉम इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इवन यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने, आई वाज सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने अगर नहीं अब्यूजेस बंद की बलूचिस्तान में तो हम सैंक्शंस लगा देंगे, ऑल्दो ऑफिशियली नहीं, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर जस्ट टू प्लीज इंडिया, जाहिर है जो थोड़ा था। माय पॉइंट इज कि देखें बाकी जो भी बात करें, हमने जो हमारे जो अंदरूनी जख्म है ना यार, अब उनके ऊपर मलहम लगाने की हमें बहुत शदीद जरूरत है। देखिए आप आज तक आप गन टू गन नहीं, अपनी मैं आइडियल बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, फिर भी करने जरूरी है। आप गन टू गन, टैंक टू टैंक, प्लेन टू प्लेन नहीं मुकाबला कर सकते इंडिया के साथ, ठीक है। अगर आप ट्राई भी करें तो USSR के साथ भी यही हुआ था कि आर्म्स रेस में आप फंस गए और आप खत्म हो गए। वाटर रिसोर्सेज की हम बात करें तो हम सिर्फ इस बात पर ना चीखने लग जाएं कि जी वहां पे इंडिया डैम बना देगा। जो हमारी मौजूदा वाटर रिसोर्सेज हैं उनको आप वाइजली यूज करें, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाएं, अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाएं। ये यार एक अब लॉन्ग गेम है, ये अब वो हफ्ते 2 हफ्ते वाली गेम नहीं है, ये आपको दिहाइयों की गेम खेलनी है। तो यू हैव टू नाउ टेक द लॉन्ग व्यू। दूसरी बात है कि इंशाल्लाह इसकी वजह से हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी खून का टीका आ जाए कि यार ऐसे बैठ के सिर्फ रिवायती बयानात जारी करने से कुछ नहीं होने वाला। गो आउट देयर एंड बी प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव का ये मतलब नहीं है कि आप 3 लोगों को तुर्की भेज दें तुर्की के दौरे पे और वो तोप कापी देख के वापस आ जाए। नहीं, प्रॉपर्ली प्ले द गेम द वे इट इज सपोज्ड टू बी प्लेड। काश आप चले जाते आज की APC में और कोई ऐसी बात कर दे, हाँ दौरा करा दे, इस्लामाबाद का ही करा दे, लेकिन ये कि काश, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस APC को पढ़ के मुझे ये नहीं लगा, ये बेसिकली हर जमात ने जो ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ था उसको मजमुआ, आई एम सेइंग कि यार जब ब्रेन स्टॉर्म होता है ना, सारे मुल्क की जमातें मिलके बैठती हैं, तो अगर हम लोग ये बात सोच सकते हैं तो इन्हें भी सोचनी चाहिए। वो बातें शायद किसी और फोरम में सोची जा रही हैं। आई थिंक APC लार्जली ऑप्टिक्स के लिए होता है, विजुअल्स के लिए होता है, और ऑप्टिक्स और विजुअल्स आपने देखे हैं, वहाँ नवाज शरीफ खड़ा हुआ है, फारूक सत्तार के साथ हाथ मिला रहे हैं, मलिक खान अचकज़ई के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो बेसिकली APC का तो यही मकसद था ना, तो वो मकसद मेरे ख्याल है पूरी हो गया। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तो ना करें कि अब नया मंजन भी मिल गया है TV चैनल्स को कि कोई कहेगा जैसे आपने कहा फारूक सत्तार से इतनी गर्मजोशी से क्यों हाथ मिलाया उसने, ये तो जरूर वजीर आजम इसके पीछे है और सारा कुछ वो। जी सर, की सप्लाई आप दे रहे हैं?
मंजन की हाँ हाँ, तो नहीं मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी इस पे अल्लाह की राह में भी कुछ दे देना चाहिए कि जनाब उससे क्यों इस तरह एक दफ़ा क्यों हाथ मिलाया और उसको ज़्यादा क्यों वो कर दिया, उससे क्यों बिलावल भुट्टो आ गए, फिर इमरान खान क्यों नहीं आए। ऑल्दो आई अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो के साथ हिना रबानी साहिबा साथ थी, दैट वाज अ गुड मूव, दैट वाज अ स्मार्ट मूव इन माय ओपिनियन। तो उससे क्या नहीं, आई मीन शी नोज हर जॉब यार। नहीं वो तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन यह है कि बिलावल भुट्टो के अंदर जो है ज़ाहिर है वो सपोर्ट करने आ गए। बाज़ लोगों ने ये ट्विटर पे कहा कि इससे शायद उनकी सियासी बलूगत का अंदाज़ा होता है बिलावल की, और इमरान खान की जो है नाबलूगत का अंदाज़ा होता है कि इमरान खान ने ये एक मौका जैसा भी था यार, जब मुल्क की बात आती है नहीं, लेकिन तो नवाज शरीफ से हाथ मिलाना पड़ता, क्यों नहीं समझ रहे? हाँ। नहीं सर, और फिर इसकी मीम्स बन जाती हैं और सारे वो पीएमएलएन वाले कह रहे होते हैं देखें आपने मान लिया ये हमारा भाई एपीएस के बाद भी तो आप साथ बैठे थे ना। एक पॉलिसी सर मतलब वो तो फौज ने कान पकड़ के बिठाया, नहीं वो तो बिठा दिया ना कान पकड़ के, लेकिन इवेंचुअली आप कभी तो पार्लियामेंट में आमने सामने आएंगे ना, अगली भी इलेक्शंस हो जाएंगे तो जाहिर है दोनों पार्टीज एक रियलिटी है, कोई पार्टी ख़त्म हो नहीं जाएगी। ये जो 90s की सियासत है ना कि मैनू तेरा चेहरा नहीं पसंद, तेनू मेरा चेहरा नहीं पसंद, तो लिहाजा मैं आपको पुश करूंगा पार्लियामेंट से। पता नहीं ये दोनों किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, मैं तो तंग आ चुका हूँ ये बातें सुन छोड़ जाए ये दुनिया कसम से यार। हाँ वेलकम बैक। मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान पे बहुत गुफ्तगू हो गई, थोड़ी सी बात अब सूबा सिंध की सियासत पे भी कर लें। आपको याद होगा 1983 में जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चली थी, तहरीक बहाली जमहूरियत MRD। उसमें पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर फोर फ्रंट पे थी, लेकिन वो तहरीक का जो इंजन कहा जाता है वो रसूल बख्श पलीजो साहब की अवामी तहरीक थी, जिसके कारकुनों ने गिरफ्तारियाँ दी और कुर्बानियाँ दी अच्छी खासी। सितारा उरूज पे था, फिर उसके बाद इनके जो मरकज़ी रहनुमा थे फाजिल राहो, उनकी शहादत हो गई, उसके बाद पार्टी डिक्लाइन में आती चली गई। 7 साल पहले, हालांकि रसूल बख्श पलीजो जो हैं मार्क्सिस्ट हैं और एक वाइडर नज़रिए पे यकीन रखते हैं, लेकिन मौरूसी सियासत से गालिबन वो भी मुतासिर हुए और उन्होंने अपने साहबजादे अयाज लतीफ़ पलीजो को पार्टी की क़यादत दे दी। मेरा ख्याल है वो ख़ुद भी सोच रहे थे कि मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ तो अब ये चला लेगा, काबिल लड़का है। 7 साल बाद कल अचानक रसूल बख्श पलीजो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज कौमी अवामी तहरीक यानी पार्टी पे अवाम दुश्मन क़ुव्वतों का कब्ज़ा हो चुका है, लिहाजा मैं पुरानी अवामी तहरीक बहाल कर रहा हूँ जिसका अयाज लतीफ़ पलीजो से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी, मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि पार्टी अपने बुनियादी नज़रिए से हट गई थी, अवाम की सियासत से उसने जो है जोड़ तोड़ की और माल पानी की सियासत शुरू कर दी थी और मेरे ख़िलाफ़ जाली अकाउंट्स बनाए गए ट्विटर पे और फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ नामों से। अब्बा का डायरेक्ट किरदार कुशी तो नहीं हो सकती थी, उन नामों से किरदार कुशी की गई और पार्टी को इंटेलिजेंस वालों ने घेरे में ले लिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सला। आज जो साहबजादे हैं अयाज लतीफ़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी रसूल बख्श पलीजो यानी उनके वालिद के दाएं और बाएं बैठने वाले अफराद पीपल्स पार्टी के ख़रीदे हुए लोग हैं जो रसूल बख्श पलीजो को उनके ख़िलाफ़ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत पर करप्शन और जुल्फ़कार मनसूबे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे तहरीक से अलग किया गया है, लेकिन वो खुश हैं कि अब उनकी तहरीक के पीछे अंडरग्राउंड नहीं है, यानी उनके अब्बा। अच्छा, अब जो मैंने 2-3 लोगों से बात की हैदराबाद में कि ये हुआ क्या, तो उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर है कि बड़े पलीजो साहब जो हैं उन्होंने एक फ्रेंचाइज़ दी बेटे को, ठीक है, कि जी आप जो हैं एक तरक्की पसंद नज़रियाती मार्क्सिस्ट पार्टी के तौर पे इसे लेके चलेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि फ्रेंचाइज़ में बग़ैर इजाज़त के आप कमरों का इजाफा करेंगे तो फ्रेंचाइज़ वापस भी ली जा सकती है। सो बड़े पलीजो साहब ने वो वापस ले ली है। और किसी ने कहा कि हो सकता है कि अयाज लतीफ़ जो हैं अपने आप को बाप से भी बड़ा समझने लगे हों, लेकिन शायद उन्होंने वो बात नहीं सुनी थी कि एक बाप के कंधे पे एक बेटा बैठा हुआ था और बेटे ने कहा अब्बा अब्बा मैं कितना बड़ा हो गया।
तो बाप ने कहा बेटे तू बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन तेरे कद में मेरा कद भी शामिल है। ये तो हो गया, लेकिन अब जो क़ुव्वतें हैं, नेशनलिस्ट क़ुव्वतें या सिंध में जो आम लोगों की बात करने वाली हैं विज़ा वी पीपल्स पार्टी, वो मज़ीद बिखरेंगी क़ुव्वतें या इससे कोई ताकत का नया इंजेक्शन? मेरा ख्याल है कि इससे सिंध की सियासत पर 0.001% फ़र्क पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि ये अब बिल्कुल ही इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है यार, इनके अपने घर वाले इनको वोट नहीं डालते बॉस। क्या हो गया? और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी यार कोई बचा भी है? आज तो लोगों से मार्क्स पूछो तो वो कहेंगे जी हमने एग्जामिनर को दिए थे पैसे तो उसने हमें बड़े अच्छे मार्क्स लगा दिए। ये आजकल मार्क्स है, मार्क्स का छोड़ दो यार। MARKS लिखते हैं, MARX सब कोई नहीं। बहरहाल एक होंगे आवर, बिल्कुल 60 साल की उनकी नेवरदलेस सर एयर मार्शल अजहर खान भी बहुत कदावर शख्सियत थे। और इलेक्टोरल इंपैक्ट नहीं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ 0.1 यानी पीपल्स पार्टी के लिए मुस्तकबिल रोशन। ये मुझे पीपल्स पार्टी तो अभी है ना सिंध में। ये पहला वाकया है कि किसी बाप ने सियासी तौर पर अपने बेटे को आग किया हो या कोई इससे नहीं, मुझे फौरी तौर पे कोई ना कोई तो मिल जाएंगे, है ना? लेकिन मुगल दौर में आपको आप जैसे जो कीड़े निकालने वाले हैं वो एक सवाल उठा भी रहे हैं कि 86 साल माशाल्लाह पलीजो साहब की, तो अब ये है कि वो एक मुतबादिल क़यादत अगर वाकई उन्हें आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लेके जो उन्हें सोच रहे हैं चलना है, तो एक वाकई ऐसी मुतबादिल क़यादत जिसका ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो अगर डेवलप करके चले जाएं तो सिंध की बहुत बड़ी खिदमत। पलीजो साहब ने मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के साथ जो थोड़ा सा उनका टाँका मिल गया था, वहीं से फिर वो निकल करके ऐसे था। चेक कर लीजिएगा। ये जो है नाबलद होने का नतीजा है नहीं सिंध की सियासत से। और खोड़ो साहब कुछ नहीं होने वाला, आपकी बात को पता नहीं सीरियसली लिया जाएगा, यानी खोड़ो साहब। अच्छा तो जनाब इसी के साथ हम इजाज़त देते हैं फ़िलहाल, वक्त की कमी के सबब। कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी।